फैट्स हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वसा की बहुत आलोचना भी की जाती है क्योंकि वसा हमारे शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो क्या सभी तरह की वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, या हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरह का जो वसा है वो हमारे दिमाग के लिए या शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। कैन ईटिंग हाई सैचुरेटेड डाइट ब्लंट रिवार्ड एंड प्लेजर रिस्पॉन्स, यानी क्या बहुत संतृप्त भोजन करने से क्या हमारी रिवार्ड और पनिशमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। शाकाहारी आहार और मांसाहारी आहार में हमेशा से डिबेट चलता है। मांस को फूड फॉर ब्रेन भी कहा जाता है, लेकिन क्या शाकाहारी आहार हमारे शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, या क्या शाकाहारी आहार भी हमारे मस्तिष्क की जो कार्य करने की क्षमता है उसके लिए काफ़ी है। वसा एक पोषक तत्व है जो कि हमें खाने के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि हम अपने शरीर में वसा का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये भोजन के रूप में लेना पड़ता है। तो ये वसा या फैट्स जो हम खाने में लेते हैं ये हमारे शरीर में क्या फंक्शन करता है, या इसका हमारे दिमाग में या शरीर के कार्य करने में क्या इसका रोल है, ये हम इस लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। डाइटरी फैट्स दो तरह की हैं, जिसको आप फैट्स और ऑयल्स कह सकते हैं। फैट्स यानी कि चर्बी और ऑयल्स यानी कि तेल। ये दोनों ही हमें एनिमल और प्लांट फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं, यानी नैसर्गिक रूप में हमारे खाने में ये तत्व मौजूद होते हैं। एनिमल्स में ये चर्बी के रूप में मौजूद है और प्लांट्स में ये तेल के रूप में या ऑयल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इसको आप खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं या खाने की प्रोसेसिंग के लिए, आप उसको सेव करने के लिए, क्योंकि तलने से या खाना को ऑयल में पकाने से खाने की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम इसको एज इट इज़ एट द टेबल भी यूज़ करते हैं, जैसे मक्खन हो गया, इसको आप एज मक्खन भी यूज़ करते हो, खाने में भी यूज़ करते हो। ये हमारे लिए इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में ये काफ़ी मात्रा में मौजूद रहता है। और ब्रेन का जो ड्राई वेट है उसका 60% फैट्स है, यानी ये इतना ज़्यादा हमारे दिमाग को बनाने के लिए ज़रूरी है। और इस 60% में से लगभग आधा यानी 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो एक विशेष प्रकार के फैट्स हैं जिनका हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा फैट्स है जो हमारे शरीर में लीवर के द्वारा बनाया जाता है, जिसको लीवर मीट, फिश, एग, बटर, चीज़ और मिल्क, इस तरह के भोजन में जो फैट्स और जो ऑयल्स मौजूद हैं उससे हमारा शरीर इसको सिंथेसाइज करता है। जितना हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसका 25% यानी 1/4 भाग सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट है, क्योंकि ब्रेन में ये न्यूरोनल कनेक्शन बनाने के लिए हेल्पफुल है। न्यूरोनल कनेक्शंस मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच में यानी ब्रेन सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस फॉर्म होते हैं उनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करता है। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर में अपने आप से बनाया जा सकता है अगर हम अपने शरीर को सनलाइट के लिए एक्सपोज करते हैं तब। तो ये जो विटामिन डी है ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और विटामिन डी भी न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ये डिमेंशिया का कारण भी बन सकता है। इसलिए अब हम समझ सकते हैं कि ईटिंग फूड विद फैट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें अपने भोजन में कुछ फैट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। डेली वैल्यू ऑफ फैट्स
टू कंज्यूम इज 65 ग्राम्स, यानी लगभग 65 ग्राम फैट्स हमें रोजाना अपने भोजन में जरूरी हैं। द फूड दैट वी ईट हैज 4 मेजर डाइटरी फैट्स इन इट। तो फैट्स को 4 तरह की कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। इनमें से सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स को बैड फैट्स माना जाता है और मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड को गुड फैट्स माना जाता है। सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आप इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज बैड फैट्स क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का कंटेंट है उसको बढ़ा देती हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। तो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हमारी आर्टरीज में, धमनियों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे सैचुरेटेड फैट्स रेड मीट में, होल मीट या होल मीट से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स में, चीज़ में या कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। यानी इन सारे जो भोजन के पदार्थ हैं इनको हमारे भोजन में कम करने की आवश्यकता है और जितना भी आपका एनर्जी कंजम्पशन है उसकी 10% कैलोरी वैल्यू से ज़्यादा ये सैचुरेटेड फैट्स हमारे भोजन में नहीं होने चाहिए। इसके कंपैरिजन में ट्रांस फैट्स को वर्स्ट टाइप ऑफ डाइटरी फैट्स माना जाता है, यानी ये ऐसी डाइटरी फैट्स हैं जिसका कोई भी लेवल सेफ लेवल नहीं कहा जा सकता। यानी सभी तरह की ट्रांस फैट्स को किसी भी अमाउंट में लेने से परहेज करना चाहिए। ट्रांस फैट्स जो हैं ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब तेल में से हाइड्रोजन गुजार के उसको घी बनाने की प्रक्रिया की जाती है। अब तेल जो है ये बड़ी आसानी से खराब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोजनेट करके घी बनाया जाता है और घी को ज़्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इनमें क्योंकि ट्रांस फैट्स होती हैं इसलिए ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। इनके कंपैरिजन में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को अच्छी फैट्स माना जाता है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होती हैं और ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं। इनके डाइटरी रिसोर्सेज हैं ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकाडोज और बहुत सारे नट्स। सैफलॉर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में हाई ओलिक वैल्यू है। हाई ओलिक वैल्यू का मतलब है कि इनमें ओलिक एसिड की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ओलिक एसिड को ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी बोला जाता है। तो क्योंकि सैफलॉर ऑयल में और सनफ्लावर ऑयल में ये जो ओमेगा 9 फैटी एसिड है ये ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बेहतर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स माना जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आर एसेंशियल फैट्स। एसेंशियल फैट्स इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि फैट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं और इसको हमें डाइट के रूप में ही अपने शरीर में लेना पड़ता है, इसलिए इनको एसेंशियल फैट्स माना गया है। यानी ये हमारे भोजन का एक ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने में हमें हेल्प करता है। तो इसके मेन सोर्सेज हैं कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जिससे आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिलती हैं। अब ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये आपके शरीर में सेल मेम्ब्रेन बनाने में, नर्व्स की कवरिंग बनाने में यूजफुल हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने में भी हेल्प करती हैं, मसल मूवमेंट में और इन्फ्लामेशन यानी बीमारियों से या जर्म्स से लड़ने में भी हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
जो डाइटरी फैट्स हैं ये लगभग 20 अलग अलग तरह के फैटी एसिड से बनी हैं। इनमें से सिर्फ 2 फैटी एसिड ऐसे हैं जिनको एसेंशियल फैटी एसिड्स बोला गया है। ये हैं अल्फा लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं और लिनोलिक एसिड जिसको ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोलते हैं। ये जो दोनों फैटी एसिड हैं ये हमारे खाने में होना जरूरी है। Intake of bad fats including trans fatty acids, saturated fat and omega-6 fatty acids can lead to breakdown of plasticity of brain cells. Plasticity of brain cells मतलब हमारा जो दिमाग है वो जैसे जैसे हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो उसके अनुसार हम ब्रेन के सेल में नए कनेक्शंस बनाते हैं, पुरानी बातों को भूलते हैं और नई जानकारी को इकट्ठा करते हैं। इसको प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन सेल्स कहा जाता है। तो अगर हमारे खाने में ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं या ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में है तो इसके कारण ब्रेन की प्लास्टिसिटी घटती है और इससे ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है यानी कोई भी जानकारी को प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है वो करने में भी उसके कमी आती है। ईटिंग मोस्ट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स में लीड टू वर्स्ट मेमोरी, यानी अगर आप बहुत संतृप्त वसा का प्रयोग करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो याद करने की क्षमता है और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है यानी सोचने की या कोई प्लान बनाने की जो आपकी एबिलिटी है उसको भी कम कर सकती है। और ऐसा इसलिए इसका कारण इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स अगर ज़्यादा हैं तो इन्फ्लामेशन के लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इन्फ्लामेटरी फूड इज बैड फॉर आवर बॉडी। तो क्योंकि सैचुरेटेड फूड फैट्स जो हैं ये इन्फ्लामेटरी इन नेचर हैं इसलिए दे आर बैड फॉर आवर बॉडी। High saturated fats may damage arteries in the brain, leading to cognitive dysfunctioning. तो saturated fats बहुत ज़्यादा खाने से, बहुत ज़्यादा संतृप्त वसा अगर आपके भोजन में है तो इससे दिमाग की नाड़ियों को नुकसान होता है जिससे दिमाग की क्षमताओं के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लांट से जो ऑयल डिराइव होते हैं वो स्पेशली हमारी बॉडी के लिए बेटर हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन बूस्टिंग हैं, यानी हमारे दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। ऑलिव ऑयल में पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, इस वजह से भी ऑलिव ऑयल इज गुड रिसोर्स ऑफ फैट्स फॉर आवर बॉडी। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को ऑक्सीडेंट से यानी फ्री रेडिकल से बचाते हैं, तो इसलिए भी ये हमारे ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए इनसे जो डिमेंशिया है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। यानी अगर किसी को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है तो उसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर लिंक्ड टू बिल्डिंग ब्रेन एंड नर्व सेल्स, शार्पनिंग मेमोरी एंड इम्प्रूविंग मूड। ये इनके फंक्शंस हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, इसलिए इस तरह की जो फैट्स है हमारे भोजन में ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है तो उसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज, लर्निंग इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन या एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं वीगन डाइट की, यानी शाकाहारी आहार की। तो शाकाहारी आहार भी हमारे लिए एक अच्छा आहार है क्योंकि इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स और लेग्यूम्स यानी दालें, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये एक अच्छा आहार है इन कंपैरिजन टू प्रोसेस्ड फूड, यानी ऐसा फूड जो कि बहुत पका के या बहुत तल के बनाया जाता
है उसके कंपैरिजन में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर बेटर फूड। और ये और अच्छा हो सकता है अगर आप इसमें शुगर, सॉल्ट और हाइड्रोजनेटेड फैट्स की मात्रा को कम रखें, यानी ऐसा भोजन जिसमें बहुत सारे ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां, नट्स और ग्रेन्स शामिल हैं और दालें शामिल हैं। ये एक बहुत अच्छा, दिमाग के लिए एक अच्छा और शरीर के लिए अच्छा भोजन का स्रोत है। अगर आप इसमें चीनी, नमक और हाइड्रोजनेटेड फैट्स की मात्रा को भी कम रखें तो ये और अच्छा हो सकता है। लेकिन वीगन डाइट में कई बार हम देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और मेंटल प्रोसेसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसके कारण वीगन डाइट में कई बार मेंटल एबिलिटीज़ यानी जैसे फटीग हो गया, यानी थकान हो गया, पुअर कंसंट्रेशन यानी आप बहुत ध्यान नहीं लगा पाते किसी चीज़ पे, डिक्रीज्ड ब्रेन वॉल्यूम यानी ब्रेन का आकार कम हो जाना, जो कि उम्र के कारण भी हो सकता है और नर्व डैमेज के कारण भी हो सकता है, और जिसके कारण कई बार दिमागी क्षमताएं बहुत घट जाती हैं। तो ऐसी कई समस्याएं वीगन डाइट में आ सकती हैं, लेकिन उसका जो कारण है दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B12, यानी वीगन डाइट के साथ विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स या विटामिन B12 वाली डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, वेजिटेबल ऑयल, ये बहुत रिच सोर्सेज हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड्स के, यानी इनको हमें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। A diet that is higher in fat and fiber, low in carbs and rich in probiotics is recommended for health and memory। यानी अगर आप अपनी शरीर के लिए अच्छी सेहत चाहते हैं और दिमाग के लिए अच्छी काबिलियत चाहते हैं, मेमोरी कैपेबिलिटीज अच्छी चाहते हैं या कॉग्निटिव एबिलिटीज अच्छी चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी डाइट क्या होगी? आपके लिए अच्छी डाइट होगी जिसमें बहुत सारा फैट्स है, फाइबर है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, एंड विच इज रिच इन प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब ऐसा कंटेंट जो खाने को बहुत आसानी से पचाने में हेल्प करे। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही आपके शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए अच्छा आहार हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एज डाइटरी कंपोनेंट ऑन ब्रेन, इनका क्या इफेक्ट है, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी यशोमती एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आपको वो जानकारी जो है वो बहुत रोचक लगेगी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी।